नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। आज हम चर्चा कर रहे हैं लोनेबल फंड थ्योरी की आलोचनाओं की। इससे पहले इस सिद्धांत की सारी चीज़ों की हमने चर्चा करी, अब ये आलोचनाएं हम आज वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पहली जो आलोचना है वो है कारकों का गलत विवरण, मिस स्पेसिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स, यानी कि ऋणयोग्य निधि सिद्धांत गलत तरीके से ऋणयोग्य निधियों की आपूर्ति और मांग के विभिन्न स्रोतों को बताता है, निर्दिष्ट करता है। पहला जो है इसमें कि सभी बस्तें ऋण बाजार में नहीं आती हैं, कुछ परिवारों और व्यावसायिक फर्मों द्वारा सीधे निवेश कर दी जाती हैं। तो ये सिद्धांत सभी बस्तों को ऋणयोग्य निधियों की आपूर्ति के घटक के रूप में देखता है, लेकिन जो कुछ बस्तें हैं वो बाजार में आती ही नहीं है और वो डायरेक्टली जो बचत करता है वही आदमी उसको निवेश कर लेता है, तो वो ऋणयोग्य निधियों में शामिल नहीं हो सकती हैं। दूसरा है सभी अपसंचय राशियाँ दूसरों को उधार नहीं दी जाती हैं, कुछ स्वयं अपसंचयकर्ता द्वारा खर्च कर दी जाती हैं। तो ये बता रहा है कि जो अपसंचय करने वाले हैं, जिनके पास नकद में पैसा पड़ा है, वो उसको उधार देना चाहते हैं, तो उधार देने की बजाय वो खुद ही उसको किसी चीज़ पे खर्च कर देते हैं, तो वो ऋणयोग्य निधियों का हिस्से में नहीं जुड़ेगी। सभी निवेश या संचय मांग उधार के धन से वित्त पोषित नहीं की जाती हैं, उसका कुछ हिस्सा स्वयं के धन से वित्त पोषित होता है। तो ये भी सही है। जो मांग पक्ष देखें आप ऋणयोग्य निधियों का, तो वहाँ पे उन्होंने संचय के लिए मांग और निवेश के लिए मांग, लेकिन जो निवेश और संचय की मांग होती है वो हमेशा उधार लेकर के पूरी नहीं की जा सकती है, जबकि कुछ लोगों की ऐसी मांग जो है निवेश की अपने धन से भी पूरी की जाती है, तो उसको भी ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। डी जो है निवेश, संचय और उपभोग के अलावा कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी फंड को उधार लिया जाता है। तो ये केवल तीन ही उद्देश्य के लिए ऋणयोग्य निधियों की मांग बताते हैं कि निवेश के लिए मांग होगी या संचय के लिए या उपभोग के लिए, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी उद्देश्यों के लिए ऋणयोग्य निधियों की मांग की जाती है, जिनको इन्होंने शामिल नहीं किया है। दूसरी जो आलोचना है वो है अनरियलिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ रियल एंड मॉनेटरी फैक्टर्स, यानी कि जो वास्तविक और मौद्रिक कारक हैं उनका अवास्तविक एकीकरण करने की कोशिश की है। तो न्यो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ऋणयोग्य निधि सिद्धांत में मौद्रिक कारकों को वास्तविक कारकों के साथ संयोजित करने का प्रयास किया, लेकिन वे इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए। ये जो दो प्रकार के कारक हैं, उनकी उत्पत्ति, उनकी प्रकृति और उनके प्रभाव में पूरी तरह से भिन्न भिन्न हैं। ये दोनों एक दूसरे से इन मामलों में एक दूसरे से अलग अलग हैं और उन्हें सीधा नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसा कि इन्होंने जोड़ने की कोशिश की, वो तरीका गलत था। बचत और निवेश जैसे वास्तविक कारकों को बैंक मुद्रा और नगद शेष राशि जैसे मौद्रिक कारकों के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? तो ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। एक तो वास्तविक कारक हो गए, एक मौद्रिक कारक है, और दोनों को डायरेक्ट इन्होंने जोड़ दिया एक साथ, तो वो गलत था। वास्तविक और मौद्रिक कारकों का एक उचित एकीकरण आय स्तर में परिवर्तनों को अपना करके हिग्स और हैंसन द्वारा किए गए प्रयास के रूप में संभव हो पाया है। तो बाद में जो है वास्तविक और मौद्रिक कारकों को एकीकृत सही तरीके से एकीकृत करने का काम किसने किया था? आय में परिवर्तनों को शामिल करते हुए हिग्स और हैंसन का जो LM ब्याज दर निर्धारण का मॉडल है, जिसको अपन आगे वीडियो में देखेंगे, तो उस मॉडल में मौद्रिक और वास्तविक चरों को एक साथ जोड़ा गया है। तीसरी जो आलोचना है वो है अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूर्ण रोजगार की अवास्तविक या गलत मान्यता। तो यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है और किन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार से कम और पूर्ण रोजगार नहीं वाली दशाएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की एक सामान्य विशेषता या दशाएं होती हैं। तो ये तो सिद्धांत कहता है कि हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, कोई बेरोजगारी नहीं होती, लेकिन किन्स कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि ज़्यादातर देशों में, दुनिया के अधिकांश देशों में कहीं ना कहीं बेरोजगारी आवश्यक रूप से मिलती है। इस प्रकार सिद्धांत वास्तविक दुनिया में लागू होने में सफल नहीं रहता है। चौथी आलोचना ये है कि अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ कंस्टेंट इनकम, यानी कि स्थिर आय की अवास्तविक मान्यता। ये मान लेते हैं कि जो आय है वो पूर्ण रोजगार स्तर पर स्थिर बनी रहती है, उसमें कोई वृद्धि या कमी नहीं होती है। तो ऋणयोग्य निधि सिद्धांत मानता है कि समुदाय की आय स्तर स्थिर रहता है और निवेश में परिवर्तन का प्रभाव उस पर कोई नहीं पड़ता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब ब्याज की दर में गिरावट के परिणाम स्वरूप निवेश की मात्रा बढ़ जाती है तो आय के स्तर में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था में संसाधन हैं वो कुछ हद तक बेरोजगार होते हैं। जैसे ही निवेश बढ़ेगा तो उन संसाधनों का उपयोग होगा और उससे राष्ट्र की आय में वृद्धि संभव हो पाती है। नेक्स्ट आलोचना जो है वो आपकी बचत की ब्याज लोच को बढ़ चढ़ कर माना गया है। तो ये जो सिद्धांत है ऋणयोग्य निधियों का, वो बचत की ब्याज दर की जो लोचशीलता है उसको बढ़ा चढ़ा कर मानता है कि जो बचत है वो ब्याज की दर की बहुत अधिक लोचदार है। ब्याज की दर से बचत
से इतनी प्रभावित नहीं हो सकती है जितनी सिद्धांत द्वारा बताई गई है। तो ये सिद्धांत मानता है कि थोड़ा सा परिवर्तन आया ब्याज की दर में, निवेश की दर और बचत की दरें बहुत तेज़ी से बदल जाती हैं। तो कभी कभी लोग जो है वो ब्याज की दर में वृद्धि के बिना भी बचत करना शुरू कर सकते हैं, और कभी कभी ब्याज की दर शून्य होने पर भी लोग बचत करना बंद नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं कि बचत जो है वो ब्याज की दर पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि आय के स्तर पर निर्भर करती है, जैसा कि किन्स ने बताया है। नेक्स्ट आलोचना है सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी, यानी कि बचत और निवेश में बराबरी या समानता। तो ऋण योग्य निधि सिद्धांत का तात्पर्य है, यह कहना है कि बचत और निवेश में जो समानता लाई जाती है या मौद्रिक संतुलन लाया जाता है, वो ब्याज की दर में परिवर्तन के माध्यम से लाया जाता है। जब बाजार की ब्याज दर या बाजार ब्याज दर या जो है प्राकृतिक ब्याज की दर से कम होती है, तो निवेश बचत से अधिक हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जब बाजार ब्याज दर है वो प्राकृतिक दर से कम होती है, या प्राकृतिक दर जो है बाजार दर से ज़्यादा होती है, तो निवेश जो है वो बचत से ज़्यादा हो जाता है, और परिणाम स्वरूप बाजार की ब्याज दर बढ़ती है, जिससे बचत में वृद्धि होती है और निवेश कम हो जाता है, और दोनों बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार बचत और निवेश के साथ साथ प्राकृतिक दर और बाजार दर के बीच समानता स्थापित होती है। लेकिन किन्स जो है इस विचार का आलोचना करता है, और वो कहते हैं कि यह आय में परिवर्तन के माध्यम से मौद्रिक संतुलन लाया जाता है, न कि ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से। जब निवेश बचत से अधिक हो जाता है तो उससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने की वजह से बचत में वृद्धि होती है, और ये बढ़ी हुई बचत अब बढ़े हुए निवेश के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से वो मानते हैं किन्स कि बचत और निवेश में असमानता या असंतुलन की स्थिति में आय में परिवर्तन होते हैं, और जिससे इन दोनों में वापस से संतुलन लाया जाता है। जबकि नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री और क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते हैं कि ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से निवेश और बचत में बराबर स्थापना या संतुलन लाया जाता है। नेक्स्ट जो आलोचना है वो इनडिटर्मिनेट थ्योरी है, यानी कि अनिश्चित सिद्धांत। तो शास्त्रीय सिद्धांत की तरह ऋण योग्य निधि सिद्धांत भी अनिश्चितता वाला है, यानी कि हैंसन के अनुसार यह स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर पाता है कि ब्याज की दर कितनी होगी या कैसे निर्धारित होगी। इस सिद्धांत में ब्याज दर जो है वो ऋण योग्य निधियों पर निर्भर करती मानी जाती है, और ऋण योग्य निधियों बचत पर निर्भर मानती है। तो ये देखें आप कि जो ब्याज की दर वो किससे निर्धारित होगी, ऋण योग्य निधियों की मांग और आपूर्ति के द्वारा, और ऋण योग्य निधियाँ जो है वो बचत, उनकी आपूर्ति है वो बचत से निर्भर करेगी। और लेकिन बचत जो है वो स्वयं जो है आय के स्तर पर निर्भर करती है, जैसा किन्स मानते हैं, और आय स्तर जो है वो स्वयं निवेश के स्तर पर निर्भर करता है, और निवेश जो है वो खुद ब्याज की दर पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ एक चक्र बन गया है कि जो ब्याज की दर है वो ऋण योग्य निधियों पर निर्भर करेगी, ऋण योग्य निधियाँ बचत पर निर्भर करेंगी, बचत आय पर निर्भर करेगी, और आय निवेश पर, और निवेश ब्याज की दर पर। तो फिर से ब्याज की दर पर आकर हम खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह का जो चक्र बनता है उस दुष्चक्र में अपन फंस जाते हैं, और ब्याज की दर का निर्धारण करने में अपन असफल रहते हैं। तो ये सिद्धांत जो है वो ब्याज की दर निर्धारित नहीं कर पाता है, इस मामले में ये असफल हो जाता है। तो ये सारी आलोचनाएं हैं इस सिद्धांत की। इसके बाद किन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस सिद्धांत हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।